गरीब की बेटी के लिए आया गरीब संस्कारी अमीर नशेड़ी परिवार से रिश्ता। रोज की तरह आज भी महेश मजदूरी करके अपने घर वापस आता है। वो देखता है कि उसकी बेटी सुमन मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। जानवी महेश को देखकर कहती है, आ गए आप? आज तो आने में बहुत देर कर दी। हाँ जानवी, आज सब्जियां ही नहीं बिकी थी, इसलिए सब्जियां बेचने थोड़ा आगे निकल गया था, तो वापस आने में देर हो गई। पिताजी, आप सब्जियां बेचने में कितनी मेहनत करते हैं, मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, अपने परिवार के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हम गरीब अगर मेहनत करके सब्जियां नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त का खाना कहाँ से खाएंगे। दीदी, अब तो पिताजी भी आ गए हैं, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ दिलीप, लगा रही हूँ, जरा सब्र करो। जानवी चटाई बिछाकर सभी के लिए खाना लगाती है और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह महेश अपनी सब्जियां लेकर बेचने के लिए बाजार की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद जानवी सुमन से कहती है, ठीक है बेटा, अब मैं भी झाड़ू पोछे के काम पर जा रही हूँ, तू घर पर ही रहना और अपने भाई का ध्यान रखना। माँ, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे भी अपने साथ झाड़ू पोछा के काम पर ले चलिए, कम से कम हमारी गरीबी तो थोड़ी कम होगी। नहीं बेटा, अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है, मुझे तो तेरे हाथ पीले करके तुझे ससुराल भेजना है। काम करने के लिए मैं और तेरे पिताजी ही काफी हैं। ऐसा कहकर जानवी काम पर चली जाती है और सुमन घर की साफ सफाई में लग जाती है। साथ ही वो अपने छोटे भाई को पढ़ाई करने के लिए बैठा देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और जानवी और महेश घर वापस आ जाते हैं। वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी पड़ोसन मालती आती है और महेश और जानवी से कहती है, भाई साहब, कल मेरी बेटी की सगाई है, आप लोगों को आना है। भगवान की दया से बहुत अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी तय हुई है। हाँ हाँ बहन जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम गरीबों की बेटियों की जब भी शादी तय होती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। हम जरूर आएंगे। निमंत्रण देकर मालती चली जाती है। उसके जाने के बाद महेश अपनी पत्नी से कहता है, सबकी बेटियों की शादी हो रही है, पता नहीं मैं अपनी बिटिया की शादी कब कर पाऊंगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोचकर परेशान रहती हूँ कि हमारे 2 वक्त की रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, फिर हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। अब तो भगवान पर ही भरोसा है कि वो हमारी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता भेज दे। सुमन भी अपने माता पिता की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरे माता पिता को मेरी शादी की कितनी चिंता है। भगवान, तू ही उनकी हर इच्छा पूरी करना। अगले दिन शाम को सभी लोग तैयार होकर पड़ोसन मालती की बेटी की सगाई में पहुंचते हैं। तभी शांति उनके पास आती है और कहती है, अरे जानवी बहन, कैसी हो तुम? हाँ हाँ शांति बहन, मैं तो अच्छी हूँ, तुम तो बड़े दिनों से दिखाई नहीं दी। हाँ, मैं कब से सोच रही थी तुम्हारे घर आने के लिए। अरे ललिता की बिटिया का रिश्ता तो मैंने ही लगाया है, तुम्हारी बिटिया भी अब बड़ी हो गई है, तुम कब कर रही हो उसकी शादी? बस शांति बहन, हम भी अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताइएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी समय से अच्छे घर में हो जाए। रिश्ता तो है सुमन बिटिया के लिए। ठीक है भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते लेकर जल्दी आपके घर आऊंगी। सगाई खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शांति महेश के घर आती है और 2 लड़कों की फोटो दिखाते हुए कहती है, भाई साहब, मैं सुमन बिटिया के लिए 2 रिश्ते लेकर आई हूँ। एक रिश्ता अमीर घर का है और दूसरा गरीब घर का। ये देखिए, ये अमीर घर का लड़का है, इसके पिता का अच्छा खासा बिजनेस है और ये उसी बिजनेस में मदद करता है। इसका नाम तरुण है और ये अपने घर का इकलौता बेटा है। हाँ शांति बहन, ये लड़का तो सच में बहुत अच्छा है, दिखने में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मेरी बिटिया के साथ इसकी जोड़ी बिल्कुल सही जमेगी। और ये दूसरा रिश्ता एक गरीब घर का है। लड़का सब्जियां बेचकर अपना घर चलाता है, लेकिन लोग बहुत ही शरीफ और अच्छे हैं। इसकी 2 बहनें हैं और एक भाई, इसका नाम विराज है। अब मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है, आप देख लो कि आपको कौन सा रिश्ता पसंद है, तो मैं सुमन बिटिया की आगे बात चलाऊं। जानवी बहन, दोनों रिश्ते तुम्हारे सामने हैं, सोच समझकर मुझे बता देना। शांति बहन, इसमें सोचना क्या है भला, मैं तो अपनी बेटी की शादी अमीर घर में ही करूंगी। मेरी बेटी ने मायके में बहुत गरीबी देखी है, कम से कम ससुराल में तो उसे सुख मिले। अरे भाग्यवान, सारे फैसले तू ही ले लेगी क्या? हमारी बेटी से भी तो पूछ लो कि वो क्या चाहती है। शांति बहन, अभी वो बाजार गई हुई है, शाम तक आ जाएगी, फिर हम पूछ कर बता देंगे। ठीक है महेश भैया, मैं कल आऊंगी, आप मुझे कल बता दीजिएगा। शांति ऐसा कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुमन घर आ जाती है। तब महेश उसे दोनों रिश्तों के बारे में बताता है और साथ ही उससे कहता है, बेटी, हमने तुझे दोनों रिश्तों के बारे में बता दिया है,
अब फैसला तेरे हाथ में है। तू बता, तुझे गरीब लड़के से शादी करनी है या अमीर लड़के से? तू जिससे कहेगी हम तेरी शादी उसी से पक्की कर देंगे। बेटा, अपने पिताजी की बात मत सुन। तू अमीर लड़के से ही शादी करना। तू देख ही रही है कि हम गरीबी में कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। थोड़ी सी ठंडिया बारिश हो जाए तो तेरे पिताजी बाजार नहीं जा पाते और हमें भूखे सोना पड़ता है और घर में कोई भी चीज पूरी नहीं पड़ती। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद तुझे भी ये सारी परेशानियां झेलनी पड़े, इसीलिए तू अमीर घर में ही रिश्ता करना। अरे जानवी, अब उसे ज्यादा मत समझा। बेटी, कोई जल्दबाजी नहीं है। कल तक समझकर हमें अपना फैसला बता देना। अगली सुबह महेश अपनी सब्जियां लेकर बाजार निकल पड़ता है। वो आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा होता है कि तभी एक अमीर लड़का कार से उसके ठेले को टक्कर मार देता है और बिना रुके चला जाता है। महेश परेशान होकर सब्जियां उठाते हुए कहता है, भगवान, इन अमीरों को क्या हम गरीबों की रोजी रोटी भी नजर नहीं आती? कार से टक्कर मारकर चला गया और ऊपर से रुककर मेरी मदद भी नहीं की। ऐसा कहकर महेश नीचे गिरी सब्जियां उठाने लगता है। तभी सामने सब्जी बेच रहा विराज दौड़कर महेश के पास आता है और कहता है, अरे बाबूजी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस सारी सब्जियां गिर गई। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, आप बैठ जाइए, मैं सारी सब्जियां उठाकर आपके ठेले पर रख देता हूँ। ऐसा कहकर विराज महेश को एक कोने में बिठाकर सारी सब्जियां उठाकर महेश के ठेले में जमा देता है और फिर अपनी सब्जियां बेचने चला जाता है। शाम को जब महेश सब्जियां बेचकर अपने घर आता है तो अपने परिवार वालों को सारी बातें बताते हुए कहता है, बेटा, उस अमीर के लड़के ने तो मेरे ठेले को टक्कर मारने के बाद पलट कर भी नहीं देखा, लेकिन उस बेचारे गरीब लड़के ने मेरी सारी सब्जियां उठाई और ठेले पर जमाई। बड़ा ही भला लड़का था। अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मेरा बहुत नुकसान हो जाता। हाँ पिताजी, गरीब तो अच्छे ही होते हैं। मैं तो इसीलिए आपसे कहती हूँ कि जो मेरे लिए रिश्ता आया है उसमें से उस गरीब लड़के को हाँ कह दो। कैसी बातें कर रही है बेटा? जैसे हर गरीब अच्छा नहीं होता वैसे ही हर अमीर बुरा भी नहीं होता। और भगवान अगर चाहते हैं कि तू एक अमीर घर में चली जाए तो इसमें बुरा ही क्या है? मैं तो तेरी शादी अमीर घर में ही करूंगी। अगले दिन सुबह शांति आती है और महेश से कहती है, महेश भाई साहब, मैंने आपको जिस गरीब परिवार के बारे में बताया था वो आपकी बिटिया को देखने के लिए आ रहे हैं। आप उनसे मिल लीजिए। आगे शादी करना या ना करना आपकी मर्जी है। वो थोड़ी ही देर में आते होंगे। हाँ हाँ शांति बहन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, आने दीजिए उन्हें। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। महेश उस लड़के को देखकर खुश हो जाता है और अपनी पत्नी और बेटी से कहता है, अरे बेटा, ये तो वही लड़का है जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। बेटा, उस दिन तुम ना होते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। अरे नहीं बाबूजी, ये तो मेरा फर्ज था। चाय नाश्ते के बाद विराज की माँ कहती है, बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। आप बता दीजिए, अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो शादी की बात कर लेते हैं। बहन जी, सच कहूँ तो हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, लेकिन आपने आने में देरी कर दी। हमने तो एक अमीर रिश्ते को हाँ कह दी है, इसलिए हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। अरे बहन, कोई बात नहीं। शादी ब्याह तो भाग्य का खेल है। जहाँ जिसका भाग्य होता है वहीं शादी जुड़ती है। हम और आप तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कहकर विराज और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शांति कहती है, बहन जी, मैं समझ गई हूँ कि आप अपनी बेटी का रिश्ता अमीर परिवार में ही करना चाहते हैं, तो ठीक है। कुछ दिन बाद मैं अमीर परिवार का वही रिश्ता लेकर आऊंगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शांति चली जाती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और सुमन अपने माता पिता के साथ अपनी सहेली पूनम की मंगनी में जाती है, जहाँ उसकी सहेली पूनम उससे कहती है, यार सुमन, मेरी मंगनी तो हो गई, अब तू भी जल्दी से अपनी मंगनी कर ले। हाँ यार, मेरे लिए एक अमीर घर का रिश्ता आया है। माँ वहीं पर मेरी शादी तय करना चाहती है। शायद अगले 2-4 दिन में लड़के वाले घर पर आए। यार, तेरे लिए अमीर घर से रिश्ता आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने सुना है कि अमीर लोग क्लब में जाते हैं, लेट नाइट पार्टी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, इसलिए देख परख कर शादी करना। कहीं तेरी जिंदगी आजाब न बनकर रह जाए और तू यहाँ से भी ज्यादा बुरी हालत में न पहुँच जाए। अच्छा ठीक है, तू खाना खाकर जाना। अब मैं मेहमानों को अटेंड कर लेती हूँ। ऐसा कहकर पूनम वहां से चली जाती है। पूनम की बातें सुनकर सुमन बहुत डर जाती है, लेकिन उसकी माँ की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। अगले दिन लड़के वाले सुमन को देखने आते हैं। सुमन रसोई से लड़के को झांक कर देखती है और फिर अपनी माँ को इशारे से रसोई में बुलाती है और कहती है, माँ, तुमने इस लड़के को ध्यान से देखा? ये तो देखने में ही नशेड़ी लग रहा है। देखा नहीं, इसकी आंखें कितनी लाल हैं। अरे बेटा, तू कैसी बातें करती है? हो सकता है इसकी आंखें बचपन से ही ऐसी हों। किसी के बारे में एकदम से ऐसा नहीं सोचते। देख तो, कितना सुंदर, लंबा, हट्टा कट्टा लड़का दिखाई दे रहा है
और तेरी और उसकी जोड़ी तो खूब जमेगी। अब देर मत कर और चाय नाश्ता लेकर सामने आ, मैं भी वहीं जाकर बैठती हूँ। ऐसा कहकर जानवी उनके पास जाकर बैठ जाती है और सभी लोगों से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुमन सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है और सभी के साथ बैठ जाती है। तब जानवी तरुण से कहती है, वैसे तरुण बेटा, तुम क्या काम करते हो? आंटी, मेरे पिताजी का बिजनेस है और वो हमारा फैमिली बिजनेस है। अब पापा रिटायर हो रहे हैं तो सारा बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। अभी भी मैं अपने पिताजी के साथ बिजनेस में उनकी मदद करता हूँ। भाई साहब, आपकी बेटी हमें तो बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, हमें तो आपके फैसले का इंतजार है। जी बहन जी, इंतजार की क्या जरूरत है, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए। दिलीप बेटा, जरा सबका मुंह तो मीठा कर। अब दिलीप मिठाई का डिब्बा उठाता है और सभी का मुंह मीठा करवाता है। इस तरह सुमन और तरुण का रिश्ता पक्का हो जाता है और साथ ही वो लोग अगले महीने की शादी की तारीख भी फिक्स कर देते हैं। उनके जाने के बाद कुछ पड़ोसने वहां आती हैं और कहती हैं, अरे जानवी, लाओ जरा हमें भी मीठा खिलाओ। सुना है तेरी बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को हमने जाते हुए देखा था, बड़े ही अमीर दिख रहे थे वो। हाँ बहन, बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था मेरी बेटी का, बड़े ही पैसे वाले लोग। आज ही तो रिश्ता पक्का करके गए हैं। ला बेटा सुमन, जरा सबको मिठाई तो खिला। सुमन मिठाई लेकर वहां आती है और सभी को खिलाती है। सभी लोग मिठाई खाकर कहते हैं, अरे बहन, बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी हुई सुनकर कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में लग गया है। अच्छी बात है, बिटिया अच्छे घर जाएगी और राज करेगी। अब तो तुम्हारी सारी चिंताएं भगवान ने खत्म कर दी हैं। खुशियां मनाओ। हाँ बहन, बड़े ही भाग्य से मेरे जीवन में ये दिन आए हैं। बस अब जल्दी से बिटिया की शादी का दिन आ जाए और मैं उसे अच्छे से विदा कर दूं तो समझो कि गंगा नहा गई मैं। ऐसे ही जानवी के साथ उसके पड़ोसी और परिवार वाले सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुमन पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद जब सुमन बाहर आती है तो उसकी सहेलियां रेणुका और मीनाक्षी मिलती हैं। मीनाक्षी सुमन को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे सुमन, मैंने सुना है कि तेरा रिश्ता बड़े ही अमीर घर में तय हुआ है। माँ बता रही थी कि लड़की वाले बहुत पैसे वाले हैं। हाँ बहन, तुमने सही सुना है, अगले महीने मेरी शादी है। वैसे बहन, मैंने तो सुना है कि अमीर लोग बड़े ही चालाक होते हैं। गरीबों के घर की बेटियों को ले जाकर वो बहुत परेशान करते हैं। अरे रेणुका, चुप चुप बोल। हर अमीर बुरा थोड़ी ना होता है। भगवान ने चाहा तो हमारी सुमन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ मीनाक्षी, मैं भी यही चाहती हूँ। अपनी सहेलियों से बातें करने के बाद सुमन घर तो आ जाती है, लेकिन उसके मन में अमीर घर में जाने की एक शंका बनी ही रहती है। ऐसी समय बीतता है और उसकी शादी का दिन भी आ जाता है। इस तरह सुमन और तरुण की शादी हो जाती है और सुमन दुल्हन बनकर तरुण के घर आ जाती है। गृह प्रवेश करवाते हुए सुमन की सास उससे कहती है, आओ आओ बहू, सीधे पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। विहानी की बात सुनकर सुमन अपने आसपास देखने लगती है। उसे इस तरह आसपास देखता देखकर उसकी सास उसकी बात समझ जाती है और कहती है, अरे बेटा, मुझे पता है कि तुम तरुण को देख रही हो। तरुण अपने दोस्तों के पास गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तब तक तुम गृह प्रवेश करो और अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। विहानी की बात सुनकर सुमन मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। घर के अंदर आते ही वो अपने बड़े से घर को देखकर मन ही मन सोचती है, इतना बड़ा घर है मेरा। मेरे ससुराल वाले सच में बहुत अमीर हैं। इतना सुंदर घर तो मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखा। अरे बहू, तुम थक गई हो, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो, बाकी की रस्में सुबह होंगी। सुमन अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर बैठकर तरुण के आने का इंतजार करने लगती है। काफी देर हो जाती है लेकिन तरुण नहीं आता। तब सुमन मन ही मन सोचती है, पता नहीं अपनी शादी के दिन भी ये कहाँ रह गए। अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा करती हूँ कि सो जाती हूँ, जब ये आएंगे तो मुझे खुद ही जगा लेंगे। ऐसा कहकर सुमन सो जाती है। सुबह 5 बजे सुमन की नींद खुलती है तो देखती है कि तरुण कमरे में नहीं है। सुमन दरवाजा खोलकर बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि तरुण सोफे पर सोया हुआ है। ये देखकर सुमन उसके पास आती है और उसका जूता निकालकर उसे ठीक से सुला देती है। फिर अपने कमरे से ब्लैंकेट लाकर उसे उड़ा देती है। उसके बाद वो मन ही मन सोचती है, इसका मतलब है कि मेरा शक सही निकला। ये तो नशेड़ी ही है, इसीलिए सारी रात गायब रहा। इसे ये भी चिंता नहीं थी कि इसकी पत्नी इसका इंतजार कर रही होगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, शायद यही मेरी किस्मत है। तभी विहानी वहां आ जाती है और ये सब देखकर कहती है, सुमन बिटिया, तू चिंता मत कर, उसे सोने दे। वैसे आज तेरे ससुराल में पहला दिन है। साफ सफाई के लिए तो काम वाली आती ही होगी, लेकिन तू रसोई में जाकर अपने हाथों से हम लोगों के लिए मीठा बना ले, ताकि तेरी पहली रसोई की रस्म भी हो जाए। अब सुमन रसोई में जाती है और सभी के लिए पालक पनीर, वेज पुलाव, मलाई कोफ्ता, दाल तड़का, चावल, पूड़ी और मीठे में खीर बना लेती है। तब तक तरुण भी तैयार होकर अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। अब सुमन सभी को खाना परोस देती है। खाना खाकर केशव कहता है, सुमन, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने।
सचमुच बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। हाँ जी, आप सही कहते हो, बहू ने खाना सचमुच बहुत ही अच्छा बनाया है। तरुण बेटा, तुम कुछ नहीं कहोगे क्या? तुम्हें खाना कैसा लगा? ठीक ही है, बस मुझे इतना खास इंटरेस्ट नहीं है खाने की तारीफ करने में। उसकी बात सुनकर सुमन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चुप रहती है। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और सुमन भी शीलाबाई के साथ रसोई की साफ सफाई में लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सुमन की शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन विहानी केशव से कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि आपने बहू के माता पिता को तो देखा है ना, वो कितने छोटे से घर पे रहते हैं और उसका भाई भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्यों ना हम उसके माता पिता को अपने फार्म हाउस वाले घर में शिफ्ट कर दें। इससे हमारे खेतों की देखभाल भी हो जाएगी, उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा और उसके भाई का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा देंगे। हाँ हाँ बेहानी, क्यों नहीं। आखिर भगवान ने हमें इतनी दौलत दी है तो हमारे रिश्तेदारों के काम तो आनी ही चाहिए। हम आज ही चलते हैं और उन्हें अपने फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। फिर केशव और विहानी सुमन को बुलाकर उसे ये सारी बातें बताते हैं। यह सब सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। अब केशव, विहानी और सुमन कार में बैठकर सुमन के मायके जाते हैं और सुमन अपने मायके पहुंचकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है और कहती है, माँ, पिताजी, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। अब आप लोग हमारे फार्म हाउस में रहेंगे। पिताजी को अब घूम घूम कर सब्जियाँ भी नहीं बेचनी पड़ेंगी और न ही इस छोटे से घर में रहने की जरूरत पड़ेगी। और दिलीप, तेरा एडमिशन भी एक बहुत अच्छे से स्कूल में करवा दिया है। हाँ दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे जीजाजी क्यों नहीं आए? तेरे जीजाजी थोड़ा काम में व्यस्त हैं, इसीलिए नहीं आए, फिर कभी आएंगे। इसके बाद सुमन अपने ससुर के साथ अपने माता पिता और भाई को नए घर में शिफ्ट कर देती है और फिर अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन सुमन सभी के लिए नाश्ता लगाती है। सभी लोग बैठकर साथ नाश्ता करते हैं। फिर केशव अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और तरुण हॉल में आकर टीवी देखने लगता है। तब सुमन उसके पास आती है और कहती है, तरुण जी, मैं देख रही हूँ कि पिताजी रोज समय पर ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन आप नहीं जाते। आपको भी पिताजी के साथ ऑफिस जाकर काम करना चाहिए। मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं ऑफिस नहीं जाता, पिताजी ही सारा काम संभालते हैं। मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। ऐसा कहकर तरुण घूमने चला जाता है और सुमन अपने काम में लग जाती है। शाम को सुमन अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, काफी दिन हो गए मेरी शादी को, मुझे अपने मायके वालों की याद आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि अपने माता पिता और भाई से जाकर मिल आऊं। अरे हाँ बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है। शाम को तरुण आएगा तो तुम उसके साथ अपने मायके चली जाना। वैसे हम दोनों थोड़ी देर में पड़ोस की कीर्तन में जा रहे हैं, तो तुम तरुण के साथ चली जाना। हमारा इंतजार मत करना, हमें आने में देर हो जाएगी। ऐसा कहकर विहानी अपने पति के साथ पड़ोस के कीर्तन में जाने के लिए निकल जाती है। सुमन अपने कमरे में आकर मायके जाने के लिए तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो सुमन मन ही मन सोचती है, लगता है तरुण आ गए, जल्दी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। मुझे ऐसे तैयार देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। यही सोचकर सुमन दरवाजा खोलती है तो देखती है कि तरुण हाथ में बोतल लिए लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आता है। सुमन कहती है, अरे ये क्या, आप शराब पीकर आए हैं? कम से कम आपको शराब पीकर घर तो नहीं आना चाहिए। ए चल हट, तू मुझे रोकने वाली होती कौन है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं तो तैयार होकर आपका इंतजार कर रही थी कि आपके साथ अपने मायके जाऊंगी। आपने शराब पी रखी है, अब मैं आपको अपने मायके कैसे ले जाऊं? यह सब मुझे नहीं पता। जहाँ तुझे जाना है जा, बस मुझे परेशान मत कर। कैसी बातें करते हैं आप? मेरी नई नई शादी है, अगर मैं आपके बिना अकेले जाऊंगी तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? रहने दीजिए, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर सुमन वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेती है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि तरुण जूते पहनकर ही बेड पर लेट गया है। सुमन उसके जूते उतारती है और उसे ठीक से लेटा देती है। तभी तरुण कहता है, अरे मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, आप रुकिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ और फिर आपका सिर भी दबा दूंगी। सुमन तरुण के लिए नींबू पानी लाकर उसे देती है। नींबू पानी पीकर तरुण लेट जाता है। तब सुमन प्यार से उसका सिर दबाती है। कुछ ही देर में तरुण को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। शाम को जब सुमन के सास ससुर वापस आते हैं तो विहानी कहती है, अरे बेटा, तुम तो अपने मायके जाने वाली थी, फिर क्यों नहीं गई? माँ जी, ये ड्रिंक करके आए थे, इसीलिए मुझे उन्हें अपने मायके ले जाना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। आप लोग थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर सुमन रसोई में चली जाती है। तब विहानी केशव से कहती है, कितनी सीधी सादी और शरीफ बहू है हमारी। तरुण के इतना परेशान करने पर भी वो कभी शिकायत नहीं करती। हाँ विहानी, ये तो सही बात है, लेकिन तरुण को तब अब अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। आखिर ऐसे कब तक काम चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, मुझे सुमन पर पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो तरुण को जरूर बदल देगी।
ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन तरुण की बुआ जी आती हैं। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। फिर बुआ जी कहती हैं, विहानी भाभी, मैं अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने आई हूँ। अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है और आप सबको आना है। और तरुण, तू भी अपनी पत्नी को लेकर जरूर आना। हाँ हाँ बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी पापा के साथ हम दोनों भी जरूर आएंगे। बुआ जी निमंत्रण देकर चली जाती हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन विहानी सुमन से कहती है, सुमन बेटा, कल तेरी बुआ सास के बेटे की शादी है, याद है ना? वो हमें निमंत्रण देकर गई थी। तो आज शाम को हमें तैयार होकर निकलना है। तरुण से बात कर ले और तुम दोनों भी आज अपनी पैकिंग कर लो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर तरुण से बात कर लेती हूँ। ऐसा कहकर सुमन अपने कमरे में जाती है और तरुण से कहती है, सुनिए जी, बुआ जी के यहाँ शादी है तो हम दोनों की पैकिंग कर लेती हूँ। हम दोनों माँ और पिताजी के साथ चलेंगे। ठीक है सुमन, तुम पैकिंग कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुमन तरुण की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तरुण बाहर चला जाता है और सुमन शादी में जाने के लिए पैकिंग करने लगती है। वो सारा सामान पैक कर लेती है और एक साड़ी निकालकर अपने आप से कहती है, कितनी सुंदर साड़ी है ये, मैं बुआ जी के यहाँ यही साड़ी पहनूंगी। आप जल्दी से जाकर सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। खाना खाकर जल्दी ही निकल जाएंगे हम लोग। यही सोचकर सुमन रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी तरुण के चिल्लाने की आवाज आती है। सुमन दौड़कर हॉल में आती है तो देखती है कि तरुण पीकर आया है। ये देखकर सुमन कहती है, ये क्या है जी, आप फिर पीकर आ गए? आपको तो पता है ना कि हमें शादी में जाना है। हाँ तो क्या हुआ, शादी में जाने से पीने का भला क्या लेना देना। मैं शादी के जाने के लिए तैयार हूँ, बता कब चलना है। शर्म नहीं आती तुझे? इतनी अच्छी लड़की से शादी हुई है तेरी, लेकिन फिर भी तू सुधरने का नाम नहीं ले रहा। बेहानी, तुमने सुमन की शादी इससे करवा कर बहुत बड़ी गलती की है। ये तो था ही नालायक। सुमन बेटा, तुम अपनी जिंदगी इस नशेड़ी के साथ क्यों खराब कर रही हो? तुम अपने घर वापस चली जाओ और इसे इसके हाल पर अकेला छोड़ दो। माँ पिताजी, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग शादी में चले जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। ऐसा कहकर सुमन शादी में जाने से मना कर देती है। समय बीतता है और सुमन तरुण का बहुत ख्याल रखती है। वो उसके कपड़े प्रेस करती है, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और समय पर उसे नाश्ता देती है और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन शाम को तरुण एक चांदी की पायल लेकर अपने घर आता है और विहानी को कमरे में बुलाकर सुमन को चांदी की पायल देते हुए कहता है, सुमन, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। चांदी की पायल देखकर बताओ तुम्हें कैसी लग रही है। सुमन तरुण के हाथों में अपने लिए चांदी की पायल देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत सुंदर है, आप मेरे लिए लाए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज आपने शराब भी नहीं पी। हाँ सुमन, मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। ऐसा कहकर तरुण अपनी पत्नी के पैरों में पायल पहना देता है। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी मीठी मीठी बातें करते हैं। फिर सुमन रसोई में आती है और सभी के लिए खाना बना लेती है और सबको खाना परोस देती है। खाना खाकर तरुण सुमन से कहता है, सुमन तैयार हो जाओ, आज हम दोनों साथ मार्केट घूमने चलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। वो तैयार होने के लिए कमरे में जाती है। पीछे से तरुण भी आता है। तभी तरुण को उसके एक दोस्त का कॉल आता है। तरुण चल, आज हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, साथ मिलकर क्लब चलेंगे और आज तो खूब ड्रिंक करेंगे। सॉरी यार विजय, लेकिन मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है और आज के बाद मैं क्लब भी नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना सारा समय अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ऐसा कहकर तरुण कॉल कट कर देता है। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, इसका मतलब है कि आज के बाद आप कभी क्लब नहीं जाएंगे और ड्रिंक भी नहीं करेंगे। हाँ सुमन, तुमने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे नाश्ते का, मेरे खाने का, मेरे कपड़ों का, और कभी भी तुमने कोई शिकायत नहीं की। तुम्हारे प्यार ने धीरे धीरे मुझे बदल दिया है। अब मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और अपने माता पिता के साथ बिताऊंगा। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। वो लोग तैयार होकर बाहर आइसक्रीम खाने जाते हैं। उन्हें इस तरह साथ में जाते देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। विहानी कहती है, देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन सुमन की अच्छाई तरुण को हमेशा के लिए बदल देगी, और देखो वही हुआ। और इस तरह तरुण और सुमन आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से खुशी खुशी रहने लगते हैं।